ब्लैक रॉक, इस कंपनी के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन ये कंपनी लिटरली दुनिया चलाती है। और इस कंपनी के फाउंडर लैरी फिंक कौन है, जो अमेरिका की गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक रॉक के पास $10 ट्रिलियन के एसेट्स है। यस, $10 ट्रिलियन, जो कि अमेरिका की टोटल जीडीपी का आधा है। ब्लैक रॉक टेक कंपनी से लेकर यूएस के अधिकतर बैंक्स को कंट्रोल करती है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भी ब्लैक रॉक की है, यहाँ तक कि मीडिया भी, जिस वजह से यूएस और चाइना जैसे बड़े देश भी ब्लैक रॉक कंपनी के ऊपर रिलाई करते हैं। तो आखिर ब्लैक रॉक ने ऐसा क्या किया जिस वजह से वो एक छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनी से दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी बन गई। और ये सब जानने से पहले हमें जानना होगा लैरी फिंक के बारे में। ये सब शुरू होता है 1952 से, जब लैरी फिंक का जन्म होता है। लैरी फिंक को शुरू से ही पावर चाहिए थी, जिस वजह से उन्होंने अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाने की सोची। लेकिन उन्हें जल्दी पता चल चुका था कि पॉलिटिक्स असली पावर नहीं है, असली पावर है पैसा। और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए लैरी ने अपना सारा फोकस बैंकिंग और रियल एस्टेट में डाला। जब लैरी अपने कॉलेज में थे तब उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था कापा बेटा फाई। इस ग्रुप के अंदर माइकल ब्लूमबर्ग और गोल्डमैन सैक के चेयरमैन जैसे लोग शामिल थे। और इन सभी लोगों की मदद से लैरी फिंक ने अपने करियर की शुरुआत की मॉर्टेज बॉन्ड नाम की एक इन्वेस्टमेंट बैंक से, जहां लैरी ने फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना पहला कदम रखा। और कुछ ही समय में फिंक कंपनी के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एम्प्लॉय बने और कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट कमा करती है। लैरी बहुत ही कम समय में इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बन चुके थे। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। 1986 में लैरी कुछ ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उनसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि लैरी कुछ ही महीनों में बैंक के $100 मिलियन गंवा देते हैं। फिंक को जितनी भी रेपुटेशन मिली थी वो भी सब खत्म हो जाती है और उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है। और अब वो 36 साल की उम्र में बेरोजगार थे। लेकिन लैरी फिंक भी हार मानने वाले नहीं थे। लैरी फिंक ने कापा बेटा फाई ग्रुप के पुराने कनेक्शंस के जरिए 1988 में अब खुद की कंपनी शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा ब्लैक रॉक। और कुछ ही समय में लैरी ने ब्लैक रॉक की वेल्थ को $5 मिलियन से $8 बिलियन कर दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। और अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्लैक रॉक को कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि फिंक चाहते थे कि कंपनी का ज़्यादा हिस्सा उनके पास हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया पर मेरे अलावा किसी और का राज हो। तो इसलिए उन्होंने अपने को फाउंडर पर प्रेशर डाला कि वो अपना कंपनी का हिस्सा $250 मिलियन में बेच दे, जिस हिस्से की आज वैल्यू $12 बिलियन है। लैरी फिंक कुछ ही सालों में बहुत पावरफुल बन चुके थे। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब जो चीज़ होने वाली थी वो बहुत बड़ी चीज़ थी। 2008 में सबसे खराब फाइनेंशियल क्रैश हुआ। Traders saying this is the craziest day they have ever seen in these markets. Veteran traders saying they've never seen anything like it. The movement in oil prices so fast. The most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change. लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये सब लैरी के कंट्रोल में था, क्योंकि जिस कंपनी की वजह से ये क्राइसिस आया था, मॉर्टेज बॉन्ड, उस कंपनी में लैरी पहले ही काम कर चुके थे। और लैरी को पता था कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है, इसलिए ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट करना रोक दी। लेकिन ये बर्बादी लैरी के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि लैरी एक अकेला आदमी था जो इस क्राइसिस को ठीक कर सकता था। क्योंकि जो भी बैंक इस क्राइसिस में बर्बाद हुए उन सभी को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट लैरी को मिला, क्योंकि लैरी के पर्सनल कनेक्शन थे यूएस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ। यहाँ से लैरी फिंक अमेरिका के स्टॉक मार्केट का सबसे पावरफुल आदमी बन गया। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना अभी बाकी था। तो लैरी ने गवर्नमेंट और वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का सोचा। इसलिए ब्लैक रॉक ने अपना ETF लॉन्च किया। ETF भी एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जिसमें पैसे ऑयल से लेकर कोल तक हर टाइप के इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट फंड लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये एक स्टेबल एंड सॉलिड ग्रोथ दे रहा था। ब्लैक रॉक ETF मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। ये लोग हर जगह से पैसा उठा रहे थे अपने नए मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए। बड़े से बड़े बैंक से लेकर
छोटे रिटायरमेंट फंड तक ब्लैक रॉक के हाथ हर जगह थे। ब्लैक रॉक ने हर चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इन्होंने स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदे। आप लोग किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लो, ब्लैक रॉक का उसमें हिस्सा जरूर होगा। मीडिया कंपनीज, बैंक्स, ऑयल कंपनीज, वेपन मैन्युफैक्चर, सभी मार्केट में ये लोगों का हिस्सा है। इंडिया की कंपनी से लेकर यूएस की कंपनी, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन जैसे अनगिनत कंपनी में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। और ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ये कंपनीज कोई भी नई पॉलिसी लाएगी तो उन्हें एक बार ब्लैक रॉक से जरूर पूछना होगा। लैरी फिंक ने एक ऐसी पावर टेक्नोलॉजी देखी जो उनकी कमाई को कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए ब्लैक रॉक कंपनी ने अपना बहुत सारा पैसा सुपर कंप्यूटर्स को बनाने में लगाया जो ये एनालिसिस कर पाए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट पैसा बना कर देगी। और उस प्रोग्राम का नाम रखा अलादीन, जो कि आज के समय में $20 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करता है, जो कि यूएस के जीडीपी के बराबर है। अब ब्लैक रॉक इन पैसे और एसेट्स की मदद से कई देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगा और अब ये इतना पावरफुल बन चुके थे कि इनको सरकार भी हटा नहीं सकती। 2008 में फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, उन्होंने ब्लैक रॉक को हायर किया अपने इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए। एक प्रकार से ये अमेरिका के पैसे को मैनेज कर रही थी। ब्लैक रॉक ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए। और इन सब चीज़ों की वजह से लैरी फिंक के पास पैसों के साथ पॉलिटिकल पावर भी आ गई और अब ये पूरी दुनिया कंट्रोल करने लगे। और इतना सब होने के बाद भी वर्ल्ड में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि ब्लैक रॉक कौन सी कंपनी है, क्योंकि ये लोग दुनिया की 90% मीडिया को कंट्रोल करते हैं। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर दुनिया में सभी को पता चल जाता कि ब्लैक रॉक किस बेस पर $10 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करती है तो उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते। और ये सब इन्फॉर्मेशन वो पब्लिकली नहीं बताना चाहते कि उनके पास पूरी दुनिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेटा मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सब इन्फॉर्मेशन उनके पास अलादीन की वजह से थी, जहां अलादीन एक्यूरेटली अनुमान लगा लेता था कि किसी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से। और यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ब्लैक रॉक आपको कैसे कंट्रोल करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक रॉक का बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, सोशल मीडिया जैसी कंपनी में हिस्सा है। अब अलादीन इन सभी कंपनीज से हम लोगों का पर्सनल डेटा लेता है, चाहे आपको पता हो या ना हो, और अलादीन की मदद से पैसा कमाता है। इतना डेटा कंट्रोल करने के बाद ब्लैक रॉक अब गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्लैक रॉक ये सब डेटा दिखाता है कंपनीज और गवर्नमेंट को। और इतना सब करने के बाद अभी ब्लैक रॉक पूरी दुनिया में घर पे घर खरीद रहा है ताकि वो घरों की कीमत को आसमान छुआ सके और यहाँ से ब्लैक रॉक का प्रॉफिट बनेगा। जब लोग इतने महंगे घर नहीं खरीद पाएंगे तो ये लोग घर किराए पर देंगे। हम सबको पता है कि चाइना दूसरे देश की कंपनियों को अपने देश में आने नहीं देता, लेकिन ब्लैक रॉक इतनी पावरफुल है कि चाइना ने खुद ब्लैक रॉक से कहा कि हमारे देश में इन्वेस्ट करो। ब्लैक रॉक पहली फॉरेन कंपनी है जो चाइना में अपना म्यूचुअल फंड चलाती है। ब्लैक रॉक चाइना में ऐसी कंपनी के साथ काम कर रही है जो अमेरिका में ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक रॉक सरकार के पेंशन फंड और बैंक में आम लोगों के पैसे इन्वेस्ट करती है। ब्लैक रॉक ने अभी चाइना में इन्वेस्टिंग 3 गुना कर दी है। अरबों रुपए चाइना के पास जा रहे हैं। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि चाइना की सरकार इन सब कंपनी को अपना बना सकती है और जितना भी पूरी दुनिया का डाटा है वो चाइना के पास चला जाएगा। और ब्लैक रॉक की हर इन्वेस्टमेंट से ब्लैक रॉक का फायदा नहीं बल्कि चाइना का फायदा होगा। आप लोग कहीं पे भी पैसा लगाओ, घूम फिर के आपका पैसा ब्लैक रॉक के पास जरूर जाएगा। इन लोगों ने रिलायंस से लेकर टाटा, इंडिया की हर कंपनी या फिर वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सब में पैसा लगा कर रखा है। ये कंपनी हर जगह हम जैसे आम लोगों का पैसा इन्वेस्ट करती है। और जितना भी हमने अभी तक पास्ट में देखा उससे ये नज़र आता है कि ब्लैक रॉक हमारी डेली ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर के साथ लैरी फिंक के रिलेशन से क्या ब्लैक रॉक की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि देश से ज़्यादा कॉरपोरेशन पावरफुल होगी, जहां हमारी पॉलिटिक्स और सोसाइटी वोट्स के जरिए नहीं बल्कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों के जरिए चलेंगे। आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।